नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमले किए गए हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि सीज फायर नहीं टूटा है, जल्दी ही डील हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि गेंद अब ट्रंप के पाले में है। उन्हें डील करनी है या जंग लड़नी है, या अमेरिका तय कर ले। ईरान तैयार है, अगर डील होगी तब वो ईरान की शर्तों पर ही होगी। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हवाई हमला किया है और बदले में ईरान ने बहरीन और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन की बौछार कर दी। ऐसे में क्या अमेरिका और ईरान में फिर शुरू होगी जंग, या फिर जल्दी ही हो जाएगा युद्धबंदी पर समझौता? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। लेबनान और गजा में युद्ध विराम के बावजूद इजरायल कर रहा हमले, भड़का हिजबुल्लाह। इजरायली जेट पर दागी मिसाइल, हमास ने भी हथियार छोड़ने से किया इनकार। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ठुकराया यूक्रेन का प्रस्ताव, आमने सामने बातचीत से किया इनकार। कीव पर अलास्का बैठक में रखी गई शर्तों को मानने का बनाया दबाव। पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया झटका, बीएलए पर पाबंदी लगाने के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में लगाया वीटो। शहबाज सरकार की बढ़ी मुश्किलें। और चलते चलते में देखेंगे, भौरों की खुफिया ताकत को देखकर वैज्ञानिकों के उड़े होश। छोटे से दिमाग की बड़ी ताकत का पूरा सच आया सामने। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम पर पश्चिमी देशों के दबदबे को लेकर भड़के रूसी राष्ट्रपति पुतिन। कहा, डॉलर और यूरो से उठ रहा दुनिया का भरोसा, अपनी करेंसी अपना रहे ब्रिक्स देश। पाकिस्तान को झूठ फैलाने की आदत, संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी कोर्ट से मिला बड़ा झटका, ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट और नागरिकता पर रोक गैर कानूनी। भारतीय वीजा और ग्रीन कार्ड आवेदकों को भी मिल सकती है राहत। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के दौरे से पहले उत्तर कोरिया का शक्ति प्रदर्शन, नए युद्धपोत की दिखाई झलक। सुप्रीम लीडर किम जोंग ने किए कई बड़े ऐलान। तो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत और जंग दोनों ही चल रहे हैं। एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर कायम है, ये टूटा नहीं है। जल्दी ही ईरान से युद्धबंदी पर भी डील हो जाएगी, जबकि ईरान का कहना है कि डील तभी होगी जब हमारी शर्तों को अमेरिका मानेगा। गेंद अब अमेरिका के पाले में है, वो जंग चाहता है या समझौता। फिलहाल हालात ठीक वैसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि जंग शुरू होने से पहले दिख रहे थे। यानी जो सीमित हमले इस वक्त चल रहे हैं वो कभी भी बड़ी जंग का रूप ले सकते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ 4 हमलावर ड्रोन भेजे थे। इसके बाद अमेरिकी सेना ने उन सभी ड्रोन को मार गिराया। ये चारों ड्रोन हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ बढ़ रहे थे और क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही के लिए खतरा बन सकते थे। इसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के गोरुक और केशम द्वीप पर मौजूद तटीय निगरानी रडार सेंटर्स को निशाना बनाया। वहीं ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई से नाराज होकर कुवैत और बहरीन पर हमला कर दिया। कुवैत और बहरीन पर 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों से हमला हुआ है। वहीं ईरानी समाचार एजेंसी मेहर की रिपोर्ट में हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास सैन्य गतिविधियों की जानकारी दी गई है। ईरानी बलों ने इस जलमार्ग के पास समुद्र में कई चेतावनी फायर किए। ये कार्रवाई इलाके में अमेरिकी नौसेना के जहाजों की गतिविधियों और उनकी नई तैनाती के जवाब में की गई। यानी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत और कूटनीतिक कोशिशों के बीच हालात बेहद खराब होते दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि युद्धबंदी पर चल रही बातचीत सिर्फ एक शर्त पर फंसी हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत डेडलॉक यानी गतिरोध में फंस गई है। बातचीत को अब आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर है। संभावित शांति समझौते की सबसे बड़ी शर्त 24 अरब डॉलर की ईरानी संपत्तियों को मुक्त करना है, जो सालों से कई देशों में फ्रीज हुई है। गेंद अब ट्रंप के पाले में है। अगर वो समझौता चाहते हैं तो 24 अरब डॉलर का मुद्दा भरोसे की परीक्षा है। यह हमारा पैसा है, अमेरिका का नहीं। ईरान अपना पैसा मांग रहा है। उसका कहना है कि जैसे ही समझौता हो, उसके फ्रीज किए गए 12 अरब डॉलर तुरंत जारी किए जाएं और बाद में बचे हुए 12 अरब डॉलर भी वापस किए जाएं। लेकिन अमेरिका फिलहाल इसके लिए तैयार होता नहीं दिख रहा है।
रिजाई ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर इस बार जंग हुई तो इस बार इसका दायरा सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ईरान, हिंद महासागर, बाब अल मंदेब, जलडमरू मध्य, लाल सागर और भूमध्य सागर तक संघर्ष का दायरा बढ़ा सकता है। नए मोर्चे खोले जा सकते हैं। ईरान जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान कमजोर पड़ चुका है। उन्होंने कहा कि ईरानी मजबूत हैं, उन्हें अपनी ताकत पर गर्व है। उनको ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वो फिलहाल समझौते के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। हां, डील में थोड़ा समय जरूर लग सकता है। जबकि कुछ दिनों पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान की सैन्य ताकत 100% तक खत्म कर दी गई है, लेकिन अब वो ये मान रहे हैं कि ईरान बहुत मजबूत है। वैसे ट्रंप अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान की सैन्य ताकत को बहुत कमजोर कर दिया है। ईरान को हम परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। फिर भी अमेरिका ईरान पर अब हमला करने की ताकत नहीं जुटा पा रहा है। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि किर्गिस्तान में हुई बैठक में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक और प्रस्ताव भेजा है, और इसमें पहली बार ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को लेकर बात करने के संकेत दिए हैं। लेकिन ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को नहीं सौंपेगा, यह भी उसने साफ बता दिया है। अब ऐसे में आगे समझौते को लेकर क्या होता है, यह देखना होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह और हमास के मोर्चे की। तो इजराइल जिस तरह एक के बाद एक मोर्चे पर जंग में उलझा हुआ है, अब उसकी ये हिमाकत उस पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। लेबनान में जहां हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर जोरदार हमला बोला है, वहीं गजा में भी दोबारा जंग छिड़ने के आसार दिखाई देने लगे हैं। और सबसे पहले हम बात करें लेबनान की, जहां 2 दिन पहले ही दोबारा युद्ध विराम लागू करने को लेकर इजराइल और लेबनान की सरकार के बीच सहमति बनी है, लेकिन यहां युद्ध विराम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इजराइल लेबनान के ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कैसल के आसपास के इलाकों सहित दक्षिणी लेबनान पर भारी बमबारी कर रहा है। उसने कब्जा किए गए इलाकों से पीछे हटने से भी इनकार कर दिया है। उसकी तरफ से हमले भी जारी है। लेबनानी सेना ने बताया कि दक्षिणी लेबनान में खारदाली नबाती सड़क पर इजरायली हमले में उनके सैन्य वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें एक अधिकारी सहित उसके कई सैनिक मारे गए हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह का गुस्सा भी भड़क उठा। उसने पहले ही इस युद्ध विराम समझौते को मानने से इनकार कर दिया था, और अब इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली वायुसेना के विमानों को निशाना बनाकर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी। हमले के बाद उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में सायरन बज उठे और हजारों लोग बंकरों की तरफ भागे। हालांकि इस घटना में किसी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही कोई घायल हुआ। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। लगातार जारी इन हमलों से होने वाली तबाही को लेकर लेबनान की सरकार भी टेंशन में है। इस संघर्ष के समाधान पर लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कहा कि लेबनानी लोग युद्ध से थक चुके हैं और अब शांति चाहते हैं। लेबनान को अमेरिका और ईरान के बीच सौदेबाजी का मैदान नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन इजराइल के रवैये को देखते हुए फिलहाल लेबनान में शांति की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि इजराइल जंग चाहता है, ये तय है। गजा में भी वो यही कर रहा है। भले ही वहां अक्टूबर 2025 से युद्ध विराम लागू है, लेकिन इजरायली हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू ने तो अपनी सेना को 70% इलाके पर कब्जे के आदेश भी दे दिए हैं, और इस पर अमल करते हुए इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। ताजा हमलों की बात करें तो इजरायली बमबारी ने गजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में जबरन विस्थापित फलस्तीनियों को शरण देने वाले एक तंबू को निशाना बनाया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। रात भर चले इस हमले में एक और व्यक्ति घायल हो गया है। यही नहीं, इजरायली सेना वेस्ट बैंक में भी अपना कब्जा बढ़ाती जा रही है, जिससे हमास भी भड़क गया। उसने साफ कह दिया है कि वो हथियार नहीं डालेगा, जिससे एक बार फिर क्षेत्र में जंग भड़कने की आशंका बढ़ती जा रही है, और इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से इजरायल ही होगा। इस बीच अमेरिका में इजरायल की इस मनमानी के खिलाफ एक्शन की मांग उठ रही है। 2 डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप प्रशासन से अपील की है कि वो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों के निर्माण को रोकने के लिए हर उपलब्ध राजनयिक और कानूनी साधन का इस्तेमाल करे। डेमोक्रेटिक सांसद मार्क पोकन ने कहा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में हमें अभी कार्रवाई करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका इजरायल को रोकने के लिए वाकई कोई कदम उठाएगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की सभी उम्मीदें टूटती नजर आ रही है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आमने सामने बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। और यही नहीं, वो यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने उनके खुले पत्र की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उनका खत बहुत ही असभ्य था, उसमें कई चुभने वाली बातें कही गई थी। वहीं मुलाकात की मांग पर पुतिन ने आगे कहा कि मुझे फिलहाल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने की कोई वजह नजर नहीं आती। मुझे ऐसी मुलाकात में कोई फायदा नजर नहीं आता। इस वक्त प्राथमिकता स्थायी शांति समझौतों पर होनी चाहिए। रूस उन प्रस्तावों के आधार पर समझौते के लिए तैयार है जिन पर ट्रंप के साथ अलास्का के एंकोरेज में हुई बैठक में चर्चा की गई थी। लेकिन यूक्रेन को भी इन्हें मंजूर करना होगा, तभी संघर्ष जल्दी खत्म हो सकता है। आपको याद होगा, अगस्त 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पुतिन की बैठक हुई थी, जिसमें रूस और यूक्रेन युद्ध विराम समझौते के लिए कुछ शर्तें तय की गई थी। इनमें प्रमुख तौर पर यह कहा गया कि यूक्रेन को दोनबास यानी दोनेस्क और लुहांस्क का क्षेत्र रूस को सौंपना होगा। पुतिन का दावा है कि रूस लुहांस्क पर 100% और दोनेस्क पर 85% से ज्यादा हिस्से पर नियंत्रण कर चुका है। यानी दोनेस्क के बचे हुए 15% हिस्से जिस पर यूक्रेन का कब्जा बचा हुआ है, यूक्रेन को उसे भी रूस को सौंपना होगा और बदले में रूस की सेना दूसरे हिस्से से पीछे हट जाएगी। इसके साथ ही यूक्रेन को क्रीमिया पर रूसी कब्जे को भी मान्यता देनी होगी। इन शर्तों को लेकर कहा गया कि ट्रंप रूस के दबाव में आ गए हैं। यूक्रेन ने भी इन्हें मानने से इनकार कर दिया और यह साफ कहा कि वो अपने इलाकों से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अब एक बार फिर पुतिन उसी समझौते को लेकर यूक्रेन पर दबाव बनाते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ज़ेलेंस्की के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस जंग से रूस अब त्रस्त हो गया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के हमलों से रूस को कुछ नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन कीव के रुख में विरोधाभास दिखाई देता है। यूक्रेन अमेरिका से हथियार तो चाहता है, लेकिन शांति वार्ता में वॉशिंगटन को गारंटर की भूमिका नहीं देना चाहता। रूस अलग थलग पड़ने के बजाय अपने साझेदारों का दायरा बढ़ा रहा है। रूस की आर्थिक बढ़ोतरी भले ही फिलहाल मध्यम गति से हो रही हो, लेकिन देश के पास मजबूत आधार मौजूद है। निवेश, तकनीक, शिक्षा और नए व्यापारिक संबंधों के जरिए रूस भविष्य में और ज्यादा मजबूती हासिल करेगा। दरअसल ज़ेलेंस्की ने अपने ओपन लेटर में पुतिन से आमने सामने की बातचीत का प्रस्ताव देते हुए जोर देकर कहा था कि अब युद्ध को खत्म करने का वक्त आ गया है। केवल अमेरिका पर निर्भर रहकर युद्ध खत्म होने का इंतजार करना सही नहीं होगा। उन्होंने यह भी दावा किया था कि यूक्रेन की तरफ से होने वाले ड्रोन हमलों, बढ़ती महंगाई और ईंधन की कमी की वजह से रूस आर्थिक दबाव में है और पस्त हो चुका है। लेकिन पुतिन ने ज़ेलेंस्की के एक एक दावे का जवाब देते हुए यह साफ कर दिया है कि रूस अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन जिस तरह उन्होंने बातचीत की संभावना से इनकार कर दिया है, उसके बाद इस जंग को लेकर चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। यह सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर कब तक रूस और यूक्रेन की जनता डर के साए में जीने पर मजबूर रहेगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान से अमेरिका को लगे बड़े झटके की। तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत जंग का अखाड़ा बन गया है। यहां मौजूद खनिजों पर अमेरिका और चीन दोनों की ही नजर है और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा पाकिस्तान हर तरफ से अपना फायदा निकालने की कोशिशों में जुटा हुआ है। लेकिन उसके लिए पहली चुनौती तो यही है कि वो किसे चुने, अमेरिका को या चीन को, क्योंकि दो नाव पर एक साथ चलने से डूबने का खतरा तो बना ही रहेगा। और वो भी तब जब प्रतिद्वंद्वी दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देश हों, तो उनमें से एक का चुनाव और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पहले ही शहबाज सरकार इसे लेकर टेंशन में है। उसकी चिंता बलूचिस्तान के लोगों ने भी बढ़ा दी। उनका कहना है कि अपनी जमीन पर वो विदेशी कब्जा नहीं होने देंगे और यही वजह है कि इस प्रांत में जितनी भी चीनी कंपनियां लगी हुई हैं, उन पर बलूच विद्रोहियों के हमले हो रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रही है। इसे लेकर पाकिस्तानी सेना के साथ उसका लगातार टकराव भी होता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार की कोशिश थी कि वो सबसे पहले BLA से निपटे। उसे कमजोर करने के लिए शहबाज सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा और उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की 1267 प्रतिबंध व्यवस्था, जिसे अलकायदा और ISIS प्रतिबंध समिति भी कहा जाता है, यह एक वैश्विक आतंकवाद रोधी तंत्र है। इसका मुख्य उद्देश्य अलकायदा, इस्लामिक स्टेट यानी ISIL और उनसे जुड़े आतंकी व्यक्तियों या समूहों पर यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति जब्ती यानी फ्रीज करना और हथियारों की बिक्री पर रोक जैसे प्रतिबंध लगाना है। इसी व्यवस्था के तहत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA और उसकी शाखा मजीद ब्रिगेड पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इसमें उसे चीन से पूरा सपोर्ट भी मिला, लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया, जिसके चलते ये पास नहीं हो पाया।
अब अमेरिका का यह कदम शहबाज सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से तो अमेरिका को खुश करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन इस घटनाक्रम से दोनों के बीच दूरियां आ सकती हैं। अब सवाल यह उठता है कि वैसे तो अमेरिका भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, फिर यहां उसका रुख क्यों बदल गया है? तो इसकी वजह है बलूचिस्तान के खनिज। चीन बीएलए को रास्ते से हटाकर इन खनिजों पर अपनी पहुंच सुनिश्चित करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने उसकी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच इस लड़ाई में पाकिस्तान अब बुरी तरह से फंस गया है। और अब चलते चलते में बात करेंगे भौरों की। तो क्या आपने कभी सोचा है कि फूलों पर मंडराने वाले छोटे से भौरे समय का हिसाब रख सकते हैं? सुनकर आपको भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अब तक हम सब यही मानते थे कि समय को समझने के लिए बड़े और तेज दिमाग की जरूरत होती है। माना जाता था कि सिर्फ इंसान या बंदर ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लंदन के कुछ वैज्ञानिकों ने सबको चौंका दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक नन्हा भौरा भी सेकंड और आधे सेकंड का फर्क आसानी से समझ सकता है। यह बात इसलिए बड़ी है क्योंकि भौरे का दिमाग बहुत ही छोटा होता है। यह सिर्फ एक खसखस के दाने जितना होता है, और इंसानी दिमाग में काम करने वाली अरबों नसें होती हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। वहीं भौरे के पास सिर्फ 10 लाख न्यूरॉन्स होते हैं। इतने छोटे दिमाग के बाद भी वो समय का पक्का निकला। दरअसल वैज्ञानिकों ने भौरों की परीक्षा लेने के लिए एक मजेदार खेल खेला। उन्होंने भौरों को एक कमरे में रखा। वहां एक स्क्रीन पर पीली बत्ती जलती थी। जब बत्ती थोड़ी ज्यादा देर, जैसे 2.5 सेकंड के लिए जलती, तो भौरों को इनाम में मीठा शरबत मिलता था। लेकिन जब बत्ती एकदम कम देर, यानी सिर्फ आधे सेकंड जलती, तो वहां कड़वा पानी रख दिया जाता था। और भौरे बहुत चालाक निकले। कुछ ही देर में वे समझ गए कि कौन सी बत्ती मीठा स्वाद लाएगी और कौन सी कड़वा। इसके बाद वैज्ञानिकों ने उन्हें चकमा देने के लिए रोशनी को कम ज्यादा भी किया, मगर भौरे उनके झांसे में नहीं आए। उन्होंने अपनी नजर सिर्फ बत्ती के जलने और बुझने के समय पर ही टिकाए रखी। इस छोटी सी खोज ने अब विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया है। आज के कंप्यूटर और एआई को चलाने के लिए भारी मशीनों की जरूरत होती है, लेकिन यह नन्हा सा भौरा हमें सिखाता है कि कम ताकत और क्षमता के साथ भी बड़े बड़े और मुश्किल काम किए जा सकते हैं। तो कैसी लगी आपकी रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।